Hello all, this is Danish and I welcome you all to the platform of IAS Nama. Before starting with the lecture, I would like to remind you of some of the events that is going on at the platform of IAS Nama. We at IAS Nama organize quiz on the daily basis and that is very focused for the prelims 2025. Apart from that, we are also having some sessions about the 70th BPSC prelims that is going to have in November. So the PYQ analysis and the content will be available at our Telegram channel. You can join the channel and keep learning about the subject. So now let's start with the topic of the today, that is the cultural and the educational rights. So in the series of the fundamental right that we are studying, we are heading towards the end, that is Article 29 and Article 30. That is the main focal point of this lecture. First of all, let's discuss what you are going to expect by the end of the lecture. First of all, you will understand कि who are minority. ये जो शब्द minority है, which we use many a time in a day, we see all across in our newspapers. ये minority का मतलब क्या होता है, किसको पावर है, who has been given the power to notify the minority, किस तरह के minorities हैं हमारे पास, इन सब के बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल में देखेंगे. एंड आफ्टर दैट हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये काम हो रहा है कि माइनॉरिटी का असाइनमेंट किया जा रहा है तो हु इज द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू बेसिकली गिव द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी. उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे कि माइनॉरिटी से जुड़े हुए कौन कौन से प्रोविजंस हैं. एंड प्राइमरीली फंडामेंटल राइट का जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं विथ रिगार्ड्स टू माइनॉरिटी, दैट विल बी द फोकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस लेक्चर. फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, उनकी बारीकियों को समझेंगे कि व्हाट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज आर्टिकल मीन्स. और उसके साथ साथ इन आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हुए हैं, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं, उन सब को हम लोग कंसिडर करेंगे, उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली इट विल कंप्लीट आवर लेक्चर. और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अलग से भी फैक्ट्स मिलेंगे आपको. ये ओवरऑल आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो सर सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि हु आर माइनॉरिटी, तो मैं आपके सामने एक डेटा यहाँ पे रखता हूँ कि अगर हम लोग पूरे इंडिया को एक बार देखते हैं, राइट, इंडिया एज अ होल, तो अगर हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज हिंदू कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कितना है, तो दो सेंसस डेटा रखा हुआ है, मोर और लेस सेम डेटा है, डजेंट मैटर, लेकिन बस मैंने लिखने के लिए लिख दिया है. तो हम लोग किसी एक को पकड़ते हैं, जैसे हिंदू का डेटा देखते हैं अगर 2011 का सेंसस में, तो इट इज 79.8%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 80%. उसके बाद मुस्लिम्स हैं जो कि 14.2% है. उसके बाद क्रिश्चियन है जो कि 2.3% है, एंड सो ऑन. तो सर इससे तो ये पता चल रहा है कि द हिंदूज आर द मेजॉरिटीज और बाकी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ये सब जो है वो हमारी माइनॉरिटीज हैं. लेकिन सर ये स्ट्रक्चर कहीं कहीं तो अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल बदलता हुआ दिख रहा है. कैसे सर, समझाइए. बिल्कुल. आइए अब हम लोग स्टेट वाइज देखने की कोशिश करते हैं. ये हम लोगों ने पिक्चर देखा पूरे इंडिया का. यही मुस्लिम्स की जो बात की है हम लोगों ने कि जो कि माइनॉरिटी हैं, द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन आवर कंट्री, इनका जब हम जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस देखते हैं तो दे आर इन मेजॉरिटी. और इनका एक अच्छा खासा पॉपुलेशन केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इन रीजन्स में देखने को मिलता है. तो सर जिस मुस्लिम्स की बात की गई अभी कि नेशनल लेवल पे दे आर माइनॉरिटी, वो तो जम्मू एंड कश्मीर के रेस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो दे बिकम्स द मेजॉरिटी. तो आखिर है क्या ये, आखिर ये स्टेट लेवल पे अलग है, नेशनल लेवल पे अलग है. चलिए और देखते हैं. वही क्रिश्चियंस जिसको हम लोगों ने देखा था कि अभी वो माइनॉरिटी है, वो भी सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी पूरे इंडिया में, उनकी मेजॉरिटी देखी जाती है नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में. और उनका अच्छा खासा एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन गोवा और केरला में भी देखा जाता है. अगेन द सेम क्वेश्चन कि यही पॉपुलेशन जो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी है वो बहुत सारे स्टेट्स में मेजॉरिटी है. तो किसको कंसिडरेशन में लिया जाए सर. और एक लास्ट आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सिक्स का लिया गया है. ये थर्ड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, लेकिन आप पंजाब का जब स्टेटस देखेंगे तो पंजाब में ये लार्जेस्ट कम्युनिटी है, दैट इज दे आर इन मेजॉरिटी. तो ये दोनों पिक्चर दिखाने का मेरा पर्पस ये था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी इज रिलेटिव. अगर हम स्टेट के परस्पेक्टिव से देखते हैं, द सेम कम्युनिटी कैन बिकम माइनॉरिटी हु आर एक्चुअली मेजॉरिटी एट द नेशनल फ्रंट, एट द नेशनल लेवल. तो सर अब बहुत ही बड़ा एक दिमाग में सवाल पैदा होता है. व्हाट इज दैट क्वेश्चन, दैट इज द हु डिटरमाइन द माइनॉरिटी स्टेटस. अगर सर स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग स्टेटस देखने को मिल रहा है, तो आखिर किस लेवल पे हम डिसाइड करते हैं कि माइनॉरिटी क्या होंगे, कौन होंगे. तो प्रेजेंटली द यूनियन गवर्नमेंट, मार्क माय वर्ड,
The Union government, under the National Commission on Minorities Act 1992, has recognized 6 minority communities. तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास एक एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992। उस एक्ट के एक सेक्शन में ये पावर दिया गया है कि आप माइनॉरिटी का स्टेटस जो है वो दे सकते हैं। उस पावर को यूटिलाइज करते हुए हमारे यूनियन गवर्नमेंट ने 6 माइनॉरिटीज, और वो सारे के सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन को सबसे लास्ट में 2014 में ऐड किया गया था। तो क्या सर स्टेट के पास कोई पावर नहीं है? बिल्कुल। जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली पावर जो है वो स्टेट्स को है टू डिफाइन हु आर माइनॉरिटी, लेकिन सेंटर को उससे बाहर भी नहीं रखा गया है। दैट इज वाई एक्सरसाइजिंग दैट पावर द यूनियन गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड कि माइनॉरिटी कौन होंगे। और जब जजमेंट हुआ था एक टीएमए पाई केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 जज बेंच ने ये बोला था कि लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड एट द स्टेट लेवल रादर देन द नेशनल लेवल। ठीक है सर, तो याद रखिएगा कि द एक्ट प्रोवाइड कि आप जो है घोषित कर सकते हैं, है ना, कि माइनॉरिटी कौन होंगे, और स्टेट भी अपने लेवल पे घोषित कर सकती है। और टीएमए पाई केस में तो इवन बोला गया कि ये मस्ट है कि मस्ट बी आइडेंटिफाइड एट द स्टेट लेवल रादर एट द नेशनल लेवल। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि प्रेजेंट सिनेरियो में 6 जो माइनॉरिटीज अभी डिफाइंड हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो हमारे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। चलिए सर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस कॉन्सेप्ट का, इस टर्म का, माइनॉरिटी का? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि माइनॉरिटी बड़ा एक रिलेटिव टर्म है ना, कि आप माइनॉरिटी को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखा। देर आर लैंग्वेज ऑल्सो, देर आर पीपल, जहाँ पे कुछ लोग जो हिंदी भाषी लोग जो ओवरऑल नेशनल फिगर में मेजोरिटी होंगे, वो किसी किसी स्टेट में माइनॉरिटी हो जाएंगे। एंड दैट होल्ड्स ट्रू इवन फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड अदर डाइवर्सिफिकेशन एज वेल। तो माइनॉरिटी को इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन तो नहीं किया गया है, हालांकि मेंशन किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350 ए, आर्टिकल 350 बी, ये स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर की जो बात की गई है इसमें, तो इन सब में आर्टिकल में माइनॉरिटी टर्म हैज बीन यूज्ड बट इट हैज नॉट बीन डिफाइंड, क्योंकि ये बड़ा ही वेग और एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, तो बात इतनी हो गई। अब हम लोग आते हैं कि एक्चुअल आर्टिकल 29 के प्रोविजन क्या कहते हैं। आर्टिकल 29 का जब बेयर एक्ट खोलिएगा तो इसमें सबसे पहले लिखा है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है सर, अब एक एक वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, तो यहाँ पे किसी भी पर्सन की बात नहीं की गई है। दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। तो कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो कि किसी भी टेरिटरी में रह रहा हो या किसी एक पार्ट में रह रहा हो, किसी एक जगह पे रह रहा हो, जिसका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो अपना खुद का, उनको राइट है कि उन चीजों को कंजर्व करें, है ना, बचाने का उनको अधिकार है। एंड दिस राइट हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस आर्टिकल। जब आर्टिकल का सेक्शन 2 देखते हैं, सब क्लॉज 2 देखते हैं, इसमें लिखा है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। इसका मतलब सबसे पहले अगर इसको ओवरऑल समझा जाए तो इसकी बात ये कही गई है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को के संदर्भ में, के रेस्पेक्ट में, चाहे वो स्टेट मेंटेन्ड हो, स्टेट फंड देता हो, नहीं देता हो, इट डजेंट मैटर। और ये जो ग्राउंड ऑफ बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं होना चाहिए रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। अब सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाया जाए। बिल्कुल, तो पहला प्रोविजन जो सब क्लॉज 1 में देखा गया, उसमें बोला गया है, बेसिकली बात करता है कि आपको प्रिजर्व करने का और डेवलपमेंट ऑफ यूनिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात की गई है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब टेरिटरी की बात की गई है तो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया की बात की गई है। और यहाँ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की जब बात की गई है तो इस पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ माइनॉरिटी की बात कर रहा है। इट मे बी माइनॉरिटी, इट मे बी मेजोरिटी एज वेल। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है सर? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि आप प्रिजर्व कर सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं, इसका इसका राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सेकंड सब क्लॉज में बोला गया है कि प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम विथ रिस्पेक्ट टू एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड और एडेड बाय द स्टेट। तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। ठीक है सर?
कि आप अगर आपको एडमिशन लेना है किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में बेसिकली, या स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में, या एडेड इंस्टीट्यूशंस में, यू विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है सर। तो ये तो एकदम सिंपल सा आपको समझना है कि इसमें बताया गया है कि अगर आपका डिस्टिंक्ट कल्चर है तो आपको प्रिजर्व करने का, आपको डेवलप करने का राइट प्रोवाइड करता है, एंड माइंड इट, दिस इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। अब दो जजमेंट हम लोग पढ़ते हैं। एक है सबसे पहले टीएवी कॉलेज जालंधर वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें आपको मुख्यतः ये याद रखना है कि जब इसमें पढ़ाई कराई जा रही थी पंजाबी लैंग्वेज की, तो ये बोला गया कि ये क्या इन्फ्रिंज नहीं करता है आर्टिकल 21-29 को। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन शॉर्ट ये बताया कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी सेटअप किया जाता है और पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा है, तो दिस इज नॉट इन्फ्रिंजिंग द क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 29। तो बेसिकली कि किसी भी सेक्शंस का प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, इसको इसके अगेंस्ट नहीं है, रादर इसको फैसिलिटेट करता है। फिर दूसरा केस देखिएगा सर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1992 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि इस आर्टिकल को यूज करते हुए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर कोई भी हैं, है ना, तो उनके पास राइट है कि वो कुछ सीट्स अपने कम्युनिटी के लिए, अपने उस सेक्शन के लिए, है ना, सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर सकती हैं। ठीक है। ये भी किस चीज को नजर में रखते हुए किया गया है, ताकि उस कल्चर को, उस माइनॉरिटी को प्रिजर्व किया जा सके। राइट। तो आप ये दो केस यूज कर देंगे अगर एग्जाम के मेंस में, तो ये आर्टिकल अपने आप में कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या जल्लीकट्टू जो हम लोग देखते हैं, एक है ना, एक एनिमल वाला, जो एक क्रुएलिटी वाला एक गेम बोला जाता है बेसिकली, तो क्या जल्लीकट्टू भी प्रोटेक्टेड हैज पार्ट ऑफ कल्चर अंडर आर्टिकल 29? तो ऑफ कोर्स दोज हु आर इन सपोर्ट ऑफ जल्लीकट्टू दे विल से कि ये कल्चर का पार्ट है, और जो लोग इसको अलग लेंस से देखते हैं, दे विल से कि नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कल्चर, एंड रादर इट इज क्रुएलिटी अगेंस्ट द एनिमल एंड द ह्यूमन ऑल्सो। तो एक केस किया गया सर सुप्रीम कोर्ट में। अब इस केस को बोलते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, या सिंपली जलीकट्टू केस। अब ये केस जब गया, इसमें ये बोला गया कि क्या जलीकट्टू को एज अ पार्ट ऑफ कल्चर माना जाए सर, आर्टिकल 29 को प्रिजर्व करवाते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 2017 में जो जजमेंट दिया उसमें परमिट कर दिया, बोला कि यस, जलीकट्टू इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपहिल्ड द प्रैक्टिस। ठीक है ना। तो आप याद रखिए 2017 में पहले अपहिल्ड किया, लेकिन जैसे ही 5 जज का बेंच बनता है 2023 में, 5 जज बेंच इन 2023, इसने ओवर रूल कर दिया इस डिसीजन को, है ना, टेकन बाय द 2 जज बेंच। और इसको क्या बोला, इसको बोला कि सच स्पोर्ट्स जो भी क्रुएलिटी को प्रमोट करते हैं इज बैंड, है ना, या जल्लीकट्टू वाज आल्सो बैंड एज अ पार्ट ऑफ दिस जजमेंट। ठीक है सर। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रेजेंट स्टेटस आपको याद रखना है, और बीच में एक बार डाइवर्जन हुआ था, और डेफिनेटली द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिवाइज इट्स ओन जजमेंट अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए सर, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। 29 ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं आर्टिकल 30 में। ये दोनों आर्टिकल को एक साथ पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। क्यों सर? क्योंकि आर्टिकल 29 में क्या बोला गया कि किसी का डिस्टिंक्ट कल्चर हो, किसी का स्क्रिप्ट हो, लैंग्वेज हो, उसको प्रिजर्व करने की बात की गई है। तो सर आखिर उसको प्रिजर्व करेंगे कैसे, उसका बात किया गया है आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे, चलिए पढ़ते हैं। ये बोलता है राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बोल रहा है कि ऑल द माइनॉरिटीज, जो कि रिलीजन हो या लैंग्वेज बेस्ड हो, shall have the right to establish and administer the educational institutions of their choice। तो देखिए सर, अभी आपने देखा था कि प्रिजर्वेशन करने की बात की गई आर्टिकल 29 में, और इसको बोला गया कि आप प्रिजर्व कैसे करेंगे। तो प्रिजर्व इस तरह से करेंगे कि आप अपने रिलीजन को या लैंग्वेज को बचाने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं अपने मन का। डेट्स आर कंप्लीट राइट। अगर आपको ये राइट मिलता है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके आप अपने लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को प्रिजर्व कर सकें, आप उसको प्रमोट कर सकें, दिस राइट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी राइट। दैट इज वाई द टाइटल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द आर्टिकल इज सेड टू बी द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट। ठीक है सर। अब देखिए इसका 1A का पार्ट में क्या बोलता है। इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन established एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द माइनॉरिटी। तो इसमें सिंपली सर बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो कि अक्वायर्ड है बाय द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी ग्रुप्स के द्वारा, अगर सरकार या द गवर्नमेंट वांट्स टू टेक दैट लैंड, है ना, अगर उस प्रॉपर्टी को,
उस जमीन को अगर सरकार लेना चाहती है, सरकार इन द सेंस स्टेट, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो है, जो कि निर्धारित की जा चुकी होगी, उसको पे करना जरूरी है फॉर द एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। और ये जो है गारंटी इसीलिए दिया गया है ताकि बेसिकली इनका ये जो राइट मेंशन्ड है एज पार्ट ऑफ आर्टिकल का सब क्लॉज 1, ये प्रोटेक्टेड रहे, ताकि उनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फैलाना है, प्रोपागेट करना है, कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, इस आइडियल्स को मेंटेन करने के लिए ये प्रोविजन दिया गया है। ठीक है सर। तो स्टेट ले सकती है, लेने में मनाही नहीं है, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, एक्विजिशन कर सकती है, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट या रिम्यूनरेशन देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए, राइट, एंड दैट इज बाय कंपल्सन, क्योंकि द वर्ड शैल हैज बीन मेंशन्ड। ठीक है सर। चलिए इसका पार्ट 2 देखिए, बोल रहा है द स्टेट शैल नॉट in granting aid to the educational institution discriminate against any educational institution on the ground that is under the management of minority, whether based on religion or language। अब बोल रहा है स्टेट, स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है हमारा, जैसे हम लोग जानते हैं इंडिया, तो स्टेट को ये डिस्क्रिमिनेट करने की अनुमति नहीं है। द स्टेट इज नॉट अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो गवर्नमेंट से, चाहे उसको माइनॉरिटी स्टेटस हो या ना हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का हो या लैंग्वेज या रिलीजियस माइनॉरिटी का हो। तो इन एनी सेंस द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट जब उसको ग्रांट करना हो, एड देना हो, है ना, जब उसको पैसा देना हो, फंडिंग देना हो, तो द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, इट इज प्रोहिबिटेड एज पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है सर। तो ब्रॉडली इसको इंटरप्रेट किया गया, ये बताया गया कि सारे माइनॉरिटीज, और दो माइनॉरिटीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं, आपको एकदम इसको अपने दिमाग में रखना है। पहला है एक रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरा है एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द लैंग्वेज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो आप अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। और आपको साथ साथ ये भी राइट होगा कि आप किस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, उसका एफिलिएशन किससे चाहते हैं, और जो स्टाफ होगा उसका अपॉइंटमेंट का भी राइट आपको एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देगा, है ना। तो इसका इंटरप्रिटेशन सर ये पहला। ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि जब आपको स्टेट को एड देना होगा स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, तो इट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द माइनॉरिटी एंड द नॉन माइनॉरिटी या मेजोरिटी इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, जो कि ये राइट दिया गया है एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि एक रीजनेबल रेगुलेशन लगाया जा सकता है स्टेट्स के द्वारा। क्या है सर? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, जब हम लोगों ने फ्रीडम के बारे में पढ़ा था आर्टिकल 19 में। ये रीजनेबल रेगुलेशन क्या है? मतलब अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो कि इसमें रिकॉग्नाइज्ड है एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 29 एंड 30, वो अगर अपना मनमाने तरीके से इट इज गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट, इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ द लैंड, तो डेफिनेटली उसको रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। और इस चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये प्रोविजन डाला गया है, ये इंटरप्रेट किया गया है बेसिकली कि रीजनेबल रेगुलेशन जो है वो स्टेट लगा सकती है ऐसे इंस्टीट्यूशन में, है ना। और ये भी इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ताकि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मेंटेन रहे, वेलफेयर को इंश्योर कर किया जा सके, और मेल एडमिनिस्ट्रेशन को, करप्शन को बचाया जा सके, रोका जा सके। ठीक है सर। अब आर्टिकल 30 से रिलेटेड 4 केस लॉज आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कौन सा है, एकदम शॉर्ट में, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना है। तो सबसे पहले सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात का है। ये क्या बोलता है? बोल रहा है कि जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको राइट है कि अपने कम्युनिटी के बच्चों को एडमिट करें, है ना, हैव द राइट टू एडमिट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू देयर कम्युनिटी, और उनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है ना। तो आप देखेंगे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि एएमयू वगैरह, या खालसा स्कूल वगैरह हो गया, या स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट वगैरह हो गया, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो माइनॉरिटी स्टेटस रखते हैं। दे कैन गिव प्रेफरेंस टू देयर कम्युनिटी जब एडमिशन लेना होगा, है ना। और लेकिन एक चीज का बस एक कंडीशन लगाया गया है, द एडमिशन प्रोसेस शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस देना इज नॉट अगेंस्ट दिस आर्टिकल, ठीक है, दिस क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा सर डीएवी कॉलेज जलंधर वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या बोला गया? बोला गया कि जो टीचर्स होंगे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, उनका जो चुनाव होगा, उनका जो चॉइस होगा, उनका अपॉइंटमेंट होगा, वो भी अपने से किया जा सकता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, लेकिन क्वालिफिकेशन और सुटेबिलिटी को नजर पे रखते हुए, ये नहीं कि किसी को भी उठा के अपॉइंट कर देंगे। अगेन ये भी इस चीज को माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है इंस्टीट्यूशन का, इसको प्रिजर्व करने के लिए क्लॉज को भी इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है सर। अब आ जाइए एसपी मित्तल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इस जजमेंट में क्या बोला गया, इसको समझिएगा थोड़ा सा तो बेसिकली हुआ क्या
कि औरोबिंदो घोष के नाम से, श्री औरोबिंदो के घोष जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनके नाम पे एक बेसिकली एक रीजन था, एक एरिया था। तो ये जो टाउनशिप इसको बनाया गया था, टाउनशिप फॉर्म्ड ऑन द आइडियाज ऑफ श्री औरोबिंदो। तो ये जो टाउनशिप था, इसको तमिलनाडु की जो सरकार थी उसको टेक ओवर कर लेती है, उसको ले लेती है। अब ये मैटर चला जाता है, केस चला जाता है कोर्ट में। बोला जाता है कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आप कैसे ले सकते हैं? यू डू नॉट हैव द स्टेट डू नॉट हैव द राइट टू टेक ओवर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करते हुए ये बताया कि सबसे पहले की जो टर्म बोला गया है ऑरोविले, है ना, उस स्पेस को जो एक्वायर किया गया था, कि वो स्पेस जो है सबसे पहले की रिलीजियस है नहीं, क्योंकि वो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। रादर ये आइडिया ऑफ श्री औरोबिंदो पे बेस्ड है। ठीक है। दूसरी बात, आपने ऊपर में ही पढ़ा कि स्टेट माइनॉरिटी स्टेटस भी होता तो आपको ले सकती थी, उसके लिए आपको रिम्यूनरेशन इन एक्सचेंज देना पड़ेगा। ठीक है। और कोई भी स्टेट, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर क्लेम कर रहा है कि मैं अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हूँ, तो उसको कोर्ट के सामने इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है सर। तो ये केस आपको याद रखना है, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो अक्वायर कर सकती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को भी। हालांकि ये जो केस था, ये तो बोला गया कोर्ट के द्वारा कि दिस इज नॉट अ इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। चलिए, अब द मोस्ट फेमस, बाकी चाहे भी भूल भी जाए, हालांकि भूलना नहीं है, लास्ट वाला जो केस है उसको तो आपको याद रखना ही है, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अगर रिलीजियस माइनॉरिटी से क्वेश्चन आता है और इस केस लॉज को आप आंसर में नहीं लिखते हैं, इट मीन्स यू लैक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है सर। तो बेसिकली एक बार हम लोगों ने ऊपर में भी देखा, अभी यहाँ पे फिर से देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोला, क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट? बोलते हैं द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास राइट है कि वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने अफेयर्स को खुद से। उसमें क्या क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ खुद से कर सकते हैं, अपना करिकुलम, अपना ये सब चीज उनको राइट है, बट दे मस्ट स्टिल ऑपरेट विद इन द रीजनेबल रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट। ठीक है। और एक बार शुरुआत में हम लोगों ने तीन पाई केस देखा था, जिसमें बोला गया था कि स्टेट मस्ट हैव द राइट टू डिटरमाइन द माइनॉरिटी स्टेटस इन अवर कंट्री। ठीक है सर। तो ये हो गया आर्टिकल 30 खत्म। अब देखिए, एक चीज नोट रखना है, आपको याद रखना है ना, ये आपको प्रीलिम्स वगैरह में कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आर्टिकल 31A ऐड किया गया था सर। कब किया गया? 1946 में ऐड किया था, 46 कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है। वो क्या बोलता है सर? दैट इन द केस ऑफ एनी प्रॉपर्टी acquired by the government of the educational institution, then it is the duty of the state government to give appropriate compensation. तो ये तो हम लोग तब से देख ही रहे थे। डेफिनेटली जब मैटर गया कोर्ट में, द कोर्ट इंटरप्रेटेड कि यस एक्वायर किया जा सकता है, बस आपको एक पैसा देना पड़ेगा या रिम्यूनरेशन देना पड़ेगा या कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो टू रिफ्लेक्ट द सेम थिंग, आर्टिकल 31 के सब क्लॉज ए में ऐड करके इसको अश्योरिटी दी गई कि यस, the state can acquire the territory, can acquire the property of the minority institution, educational institution, और उसके बस उसके एक्सचेंज में आपको compensation appropriately पे करना पड़ेगा। That's all you have to remember about this point. अब दो तीन चीज आपको एडिशनली अगर मेंस में आंसर आता है लिखने के लिए कि क्या लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन है टू द माइनॉरिटीज, तो जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में भी देखा, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992, इसी के थ्रू गवर्न होता है, इसी के थ्रू पावर दिया गया है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइनॉरिटी को। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा बाद में भी, आप लोग खुद भी रेफर कर सकते हैं बुक्स वगैरह में। लेकिन अभी फिलहाल ये याद रखिए कि उसमें एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स, प्रोवाइडेड at least 5 including the chairperson should belong to the minority community। ठीक है ना। तो एटलीस्ट 5 जो होना चाहिए वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना चाहिए। तो ये माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, बेसिकली सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा, वक्फ एक्ट। आजकल आप लोग अगर थोड़ा भी अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस वक्फ एक्ट, बिकॉज वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट 1995 में फिर से संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। और कुछ चीजें हैं, माइट बी सम कंट्रोवर्शियल बिकॉज वन कम्युनिटी, वन पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज अगेंस्ट इट। ऑफ कोर्स दैट्स अ नॉर्मल ट्रेंड कि कोई भी प्रपोजल आता है तो देयर आर फॉर एंड अगेंस्ट द सेम। लेकिन आपको ये समझना है कि ये वक्फ एक्ट जब बना था, इसका प्रोविजन था क्या? तो ये बेसिकली वक्फ करना मतलब होता है डिवोट करना, डोनेट करना। तो दिस एक्ट डील्स विद द डोनेशन इन द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है। तो जो ग्रांट जो दिया जाता है ना, तो उस ग्रांट को बोलते हैं मुसरत उल खिदमत। और जो आदमी, जो पर्सन जो करता है ना, जो ऐसा डेडिकेट करता है, उसको बोलते हैं वाकिफ। ठीक है सर। और एक हेड होता है जो इस पूरे जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, उसका मैनेज करता है, उसको बोलते हैं मुतवल्ली।
बाकी इंट्रिकेटरीज जो जितनी भी डिटेल्स होंगे उसको हम लोग कभी अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि वक्फ एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है, ऑल दोस थिंग्स। अभी आपको ये याद रखना है बस। फिर आप द मोस्ट फेमस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जब सिटीजनशिप कवर किए थे तो इसको डिटेल में किए भी थे। ये भी माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है ना, इन जगह से वो जो आप सिटीजनशिप का प्रोसेस था बाय नेचुरलाइजेशन, उसका टाइम पीरियड को कम कर दिया गया था, पर्टिकुलरली रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज के लिए। ये सारे के सारे इंडिया में माइनॉरिटीज का स्टेटस है इनको, ठीक है सर। और बाकी आपको डिटेल पता है, तो एटलीस्ट इन तीनों को आप याद रखेंगे तो यू विल बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन कि क्या क्या लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शंस हैं फॉर द माइनॉरिटीज इन आवर कंट्री। इसके अलावा भी और भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप और भी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली लेट्स फोकस ऑन लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, दैट इज माइनॉरिटी अफेयर्स का जो मंत्रालय है। तो सर इस मंत्रालय की खास बात क्या है कि सबसे पहले ये मंत्रालय जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में था। उसके बाद 2006 में इसको अलग करके एक अलग मिनिस्ट्री बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। अब जब अलग से बना रहा है, इसका मतलब दिस शोज द डेडिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट कि आप इन चीज़ों को अलग से एक फोकस देना चाहते हैं, अटेंशन देना चाहते हैं, एंड यू आर सीरियस फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है। तो आपको पता है हम लोगों ने शुरुआत से भी पढ़ा, अभी तक पढ़ा कि 6 जो अपने माइनॉरिटीज और ये है नोटिफाइड हैं, इन सब के प्रोटेक्शन की बात की जाती है इस मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर, है ना। तो सारे इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, डेलिब्रेशन होता है, एंड पॉलिसी मेकिंग में भी काफी हेल्प होता है। The mandate of the ministry includes the formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation, and review of the regulatory framework and the development program for the benefit of the minority community. सो बेसिकली इस चीज को इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट एंड वेलफेयरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन आवर कंट्री। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स एंड द टॉपिक हियर। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद दिस टेलीग्राम आईडी, और यू कैन सेंड योर क्वेरी इन दी गिवन ईमेल आईडी। और इन जनरल कोई भी आपको डिटेल चाहिए, क्वेरी चाहिए, अपने जो भी लेक्चर्स वगैरह हैं, कंटेंट है, उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली क्विज आता है, जितने भी लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं, और बीपीएससी स्टेट के जितने भी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा उसका पीडीएफ्स और कंटेंट के सारी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। आप वहाँ पे आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, उसका इवेल्युएशन होता है, एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इज डन इन दैट रिगार्ड, ठीक है। चलिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।